हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों के सामने रामराज भंडारी आप लोगों का एक बार से फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य 360 डिग्री पे। हम लोगों की जो एनसीईआरटी क्लास चल रही है, इसमें हमने अभी शुरू किया है भूगोल सारांश क्लास 6 की एनसीईआरटी, जिसका लेक्चर थर्ड है आज। दो टॉपिक इसमें आ चुके हैं, सौर मंडल में पृथ्वी, और दूसरा टॉपिक था ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। आज तीसरा टॉपिक है पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी कौन कौन सी गतियां करती है। पृथ्वी की गतियां में यहाँ पर लिखा हो घूर्णन गति, परिक्रमण गति, परिभ्रमण गति, दैनिक गति। ये अलग अलग गति नहीं, लेकिन अलग अलग हिसाब से नाम आ सकते हैं, है इन्हीं के एक दूसरे के पर्यायवाची है। जैसे परिभ्रमण गति और जो घूर्णन गति है या दैनिक गति, ये एक ही है। परिभ्रमण गति, घूर्णन गति और दैनिक गति, ये एक ही है। और परिक्रमण गति थोड़ा अलग है। परिक्रमण गति में जो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन करती है, वो परिक्रमण है। और परिभ्रमण में अपनी ही किल्ली पे, जो अपने ही अक्ष पे जो पृथ्वी घूमती है, वो परिभ्रमण है। उसी को दैनिक गति कहते हैं, उसी को वार्षिक गति कहते हैं। इनकी गतियों के कारण दिन और रात होते हैं, और परिक्रमण गति के कारण ऋतु में परिवर्तन आता है। तो इससे पहले के जो टॉपिक आप लोगों ने जिसने नहीं देखा होगा, वो उन दोनों को टॉपिकों को देख लेना, क्योंकि एनसीईआरटी जब हम देखते हैं या कोई भी तैयारी हम करते हैं, तो उसमें एक सीक्वेंस से तैयारी होनी चाहिए, ताकि जो पहले चीज़ें आनी चाहिए वो पहले ही जो है उस हिसाब से किताबों में रखी रहती है। तो उसको जो है समझने के लिए, दूसरे टॉपिक को समझने के लिए एक बेस वहाँ से बन जाता है। यहाँ पर हम जो है 6 से 12 तक की एनसीईआरटी की संपूर्ण जो जानकारी प्राप्त करेंगे, वो सारांश रूप के जो है उपयोगी विषय वस्तु जो हमारे लिए परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, उसके रूप में करेंगे। और यहाँ पर इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र संबंधित ये सभी विषयों का अध्ययन करेंगे। कक्षा 6 से 8 तक की एनसीईआरटी की हमने कंप्लीट कर रखी है। इतिहास की 9-10 की जो है भूगोल की भी कंप्लीट है। और यहाँ से हम 6 से शुरू कर दिया है। तीसरा टॉपिक आज है। इसमें आज जो ये पृथ्वी की गतियां हैं, 2 प्रकार की गतियां, इनका अध्ययन करेंगे। और कल हमने जो एक टॉपिक पढ़ा था, जो टॉपिक ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। तो ग्लोब, अक्षांश, देशांतर, जो ग्लोब हम लोगों ने, मैंने उसमें था कि जो है ग्लोब किस प्रकार के होते हैं, और हमने सबने देखा हो ग्लोब। तो ग्लोब में जो है हम देखते हैं कि उसमें कुछ रेखाएं होती है, जिन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और कुछ होती देशांतर रेखाएं। तो अक्षांश रेखाएं ऐसी जो पड़ी रेखाएं होती है, ये अक्षांश रेखाएं कहलाती है। और जो खड़ी रेखाएं होती है, वो देशांतर रेखाएं कहलाती है। ये देशांतर रेखाएं कहलाती है। और देशांतर रेखाएं हमने देखी, ये ध्रुवों पे आकर के क्या हो रही, एक दूसरे से मिल रही है। और जो अक्षांश रेखा है, ये समांतर रेखाएं हैं। समांतर दोनों, दो रेखाओं के बीच में 1 डिग्री का अंतर होगा, एक जो है बराबर दूरी पे होगी। लेकिन इनमें जो देशांतर रेखाएं थी, ये विषुवत वृत्त पे क्या हो रही थी, इनकी जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है इनके बीच में दूरी थी, और जैसे ध्रुवों की तरफ जा रहे थे, वैसे से इनकी दूरी जो है, इन दो देशांतरों के बीच में दूरी कम होती जाती है, और ध्रुवों पे आकर के मिल जाती है। अब उसमें जो है इन्हीं जो देशांतर रेखाएं, तो देशांतर रेखाओं से हम एक तो समय के बारे में भी हम अध्ययन इन्हीं से करते हैं। और इसमें जो है जो प्रमुख थी, तो यहाँ पे हमने देखा था कि जीएमटी,
जीरो डिग्री जो देशांतर रेखा है, जिसे यमोत्तर रेखा, प्रधान यमोत्तर रेखा कहते हैं, या इसे जो है ग्रीनविच मेडियन टाइम रेखा कहते हैं। तो ये लंदन से होकर के गुजरती है, और इसको हमने देखा कि ये जो है यहाँ से इस रेखा से पूरब की तरफ जो इसको जो है इस रेखा को दिखा देते हैं। ये जो रेड वाली लाइन है, इसे हमने कहा ये जो है ये है जीएमटी, जहां से हम जो है समय की गणना कर रहे हैं। और हमने पूरी जो पृथ्वी हमारी है इसको 24 टाइम जोन में बांट रखा है, क्योंकि 24 घंटे में हमारी जो है पृथ्वी क्या करती है कि अपनी ही किले पे एक चक्कर पूरा कर लेती है और एक दिन रात हो जाता है। 24 जो है इस प्रकार हमने 24 टाइम जोन में इसे बांटा हुआ था। अब इसको देखते हैं कि जो ये 24 टाइम जोन है, तो कुछ लोगों को जो है, कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत आ रही थी समय निकालने में। मैंने कल इसमें बताया था कि समय कैसे निकालते, तो कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत आ रही थी। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें जितनी भी रेखाएं इसमें जो है 360 रेखाएं हैं, ये सारी 360 डिग्री, पूरा गोल है 360 डिग्री है। तो इधर के लिए पूरब की तरफ के लिए 180 है और पश्चिम की तरफ भी 180 है। अब इसमें पूरब की तरफ के लिए देखेंगे इस 0 डिग्री से, तो यहाँ पर जो है समय क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। यहाँ पे जो है प्लस में रहेगा, इधर के लिए प्लस में रहेगा। और पश्चिम के लिए जो है हम समय की गणना करते हैं, इधर माइनस में करते हैं, इधर के लिए माइनस में करते हैं। तो हमने इस प्रकार से क्या कर रखा है, 24 टाइम जोन में पूरी जो है इस पृथ्वी को पूरा जो है बांट रखा है। अब इसमें क्वेश्चन एक ऐसे क्वेश्चन ले लेते हैं समझने के लिए, थोड़ा सा उसका जो है रिवाइज कर लेते हैं कि क्या समस्या आ रही थी, और जो है जिन लोगों को समस्या आ रही थी वो थोड़ा सा उस समस्या का अपना जो है समाधान कर ले। तो यहीं पे समझा लेता हूँ वो टॉपिक से शुरू करने से पहले। जो पूरी पृथ्वी जो है 360 डिग्री घूमती है 24 घंटे में, तो 24 घंटे में घूम रही है 360 डिग्री। अब हम देखते हैं कि 1 घंटे में कितनी घूम रही है। 1 घंटे में घूम रही है तो हम 360 में जो है 24 का भाग दे देंगे, और जितना आएगा वो 1 घंटे में पता लग जाएगा। तो 24 से भाग देंगे तो 15 आएगा। तो यानी 1 घंटे में घूम रहे 15 डिग्री। अब 15 डिग्री का हमें पता लगा कि 1 घंटे में 15 डिग्री पृथ्वी क्या करे, रोटेट कर रही है। जब 1 घंटे में 15 घूम रही है 15 डिग्री, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 1 घंटे 15 डिग्री को घूमने में 1 घंटा लग रहा है। और 1 घंटे का मतलब हो गया कि 60 मिनट। यदि हम उसको मिनट में बांटे तो 60 मिनट, तो इसे हम 60 मिनट में लिख सकते हैं। ये 60 मिनट जो है टाइम लग रहा 15 डिग्री घूमने में। अब हम ये देखते हैं कि 1 डिग्री को घूमने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर जो है 1 डिग्री को घूमने में कितना समय लगेगा, तो 60 में जो है 15 का भाग दे देंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 15 चक्कू 60। तो 1 डिग्री को घूमने में 4 मिनट का समय लग रहा है। अब ये जो 4 मिनट का समय लग रहा है 1 डिग्री को घूमने में, तो अब इस हिसाब से हमारी गणना हो जाएगी आसान। अब मान के चले कि कोई भी एक उदाहरण यहाँ पे ले लेते हैं। हमारे ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाने चाहिए। किसी प्रकार से यदि प्रश्न पूछा जाए, हमें वही नहीं रखना ध्यान कि लंदन में जो है जो बार बार पूछा है तो वहां पे 12 बज रही है, तो भारत में कितना बज रहा होगा, और हम जो है 5:30 प्लस रहते हैं, माइनस रहते हैं, कुछ और रहता है, उसको जो है तो चलो कॉन्सेप्ट थोड़ा समझने के लिए। लेकिन यहाँ पर वो तो सिर्फ रटने के लिए है वो, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने के लिए अब हमें जो है वही कर देते हैं कि जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री देशांतर जो है हमारी अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है, जिसे जीएमटी कहते हैं, यहीं से जो है यहाँ 0 डिग्री पे हमने कहा कि यहाँ पर बज रहे 11:20, और ये 11:20 जो है हम इसे कह देते पीएम हो रहे, तो 11:20 हो रहे, यानी शाम के 11:20 हो गए। अब हमने इसमें इसको एक प्रश्न से वो ले लेते हैं कि 22 डिग्री पूर्वी देशांतर पे, पश्चिमी देशांतर कर देते, पश्चिमी देशांतर पे कितना समय हो रहा होगा, पश्चिमी देशांतर पे कितना समय हो रहा होगा।
देशांतर पे कितना समय हो रहा होगा। तो 22 डिग्री जो है हम क्या करेंगे कि 22 डिग्री पश्चिम तो इधर के लिए होगा, क्योंकि हमने इसको जो है यदि दो गोलार्ध में बांटेंगे, पूर्वी गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिम तो इधर के लिए हो गए, पूर्व इस तरफ हो गए, दो गोलार्ध हो गए। तो पश्चिमी गोलार्ध में जो है 22 डिग्री, तो 22 का मतलब 1 डिग्री में 4 मिनट घूम रही थी, तो 22 में देखते हैं, तो 22 गुणा गए 4, तो 22 चको 88, तो 88 मिनट जो है ये 88 मिनट जो समय हमारा ये क्या होगा, यहां से इस समय से हो जाएगा पीछे, क्योंकि ये पश्चिम का हमने पश्चिमी देशांतर लिया है, इस समय से हो जाएगा पीछे 88 मिनट पीछे। अब 88 मिनट पीछे पूरब के लिए तो हमारा प्लस में चल रहा है और हमने लिया है पश्चिम में, और इसी प्रकार से हम पूरब का भी ले सकते हैं। पूरब भी जो है ऐसे 4-4 करके 4-4 मिनट करके लेके जितने डिग्री है उतना जो है गुणा कर देंगे और उतना उसमें जोड़ देंगे। यहाँ पर हम इसे घटा देंगे, तो घटा देंगे तो जो है यहाँ पर जो है 11:20 हो रहा था, 88 का तो हम इसको घंटे में मिनट में बदलेंगे तो 1 घंटा 18 मिनट हो गए, 1 घंटा 18 मिनट। अब 1 घंटा 18 मिनट हम इसमें से घटा देंगे, 1 घंटा 18 मिनट इसमें से घटाएंगे तो 11 में से 1 घंटा घटेगा तो 10 जो है बच गए, और इस 20 मिनट में से जो है 18 मिनट घटाएंगे तो यहाँ 2 मिनट, यानी यहाँ पर जो है 22 डिग्री पे जो समय हो रहा होगा वो हो रहा होगा 10:02, 10:02। अब दूसरा सवाल दूसरा थोड़ा सा देख लेते आईएसटी टाइम से। मान के चले कि आईएसटी टाइम जो है, आईएसटी पे जो है हमने कहा 7:55 PM हो रहा है, चाहे इसे AM में ले लो चाहे PM में ले लो। हमने कहा चलो यहाँ पे 7:55 AM हो रहा है। सात 55 AM हो रहा है। अब हमें पता है कि जो ग्रीनविच मेडियन टाइम रेखा है, GMT है, ये जो है हमारा जो हमने भारत का समय लिया है वो लिया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। अब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर लिया है तो भारत तो पूर्ण रूप से जो है पूर्वी देशांतर में पड़ता है। ये इधर के लिए पूरब वाला हो गया, ये 0 डिग्री से इधर के लिए पूरब हो गया, इधर पश्चिम हो गए, तो भारत तो पूर्ण रूप से जो है पूर्वी देशांतर में है। और अब हम इसको कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है इस यहाँ पर जो है हो रहा समय इतना। अब हमने कहा कि 37 डिग्री पूर्वी देशांतर पे कितना समय हो रहा होगा, देशांतर पर कितना समय हो रहा होगा, तो 37 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये दोनों ही जो है स्थान क्या कर रहे हैं, इससे पूर्व में पड़ रहे हैं, दोनों ही पूर्व में पड़ रहे हैं। लेकिन 82 तो यहां से हम चल रहे तो 1 2 3 4 5 6, तो पहले जो है 37 आएगा, फिर जो है 82 आएगा। अब 82 से और जो है हम 37 और 82 के बीच की दूरी देखेंगे कितने डिग्री के अंतर है, तो हम इसको जो है उसमें देखते हैं कि कितने डिग्री का अंतर है, और फिर हमारा समय निकल जाएगा। हमने देखा 82 37 यहाँ पे जो है 82, तो 12 में से जो है 7 गए 5, और इधर जो है 7 में से 3 गए 4, 45 और आधा डिग्री यहाँ पे और है, यानी 45.5 डिग्री का अंतर है। अब 45.5 यानी आधा डिग्री बराबर जो है 2 मिनट हो गए, ये हमने अलग रख दिया, और इंटू भी कर सकते हैं, ये से इंटू कर लीजिए सीधे, ये चाहे आप जो है 45 इंटू 4 कर लीजिए, तो 5 चको 20 और 4 चको 16 और 16 2 18, 180, और 2 मिनट यहाँ पे ये थे तो ये हो गए 182, यानी प्लस इसको कर देंगे 180 प्लस जो है 180 प्लस 2 बराबर 182 मिनट। तो 182 मिनट का अंतर है इन दोनों के समय में।
अब 182 डिग्री जो है मिनट का अंतर है, तो हम ये देखते हैं कि जो 82 82.5 डिग्री है, यानी हमने जो जब देखेंगे तो यहाँ से 0 डिग्री, यहाँ से 1 2 3 4 180, और यहाँ से 1 2 3 4 180। अब यहाँ पर सबसे पहले 180 पे जो है सूर्य किरण पड़ेगी, फिर जो है धीरे धीरे धीरे, तो पहले तो जो है यहाँ पर 82 पे पड़ेगी, 37 में तो बाद में पड़ेगी, और 82 वाले पे 82.5 वाले पे पहले पड़ेगी। तो यहाँ का समय आगे होगा, यहाँ का समय पीछे होगा। तो अब जो है हमें क्या करना है कि यहाँ के समय से ये समय जो है घटा देना है। हम 37 डिग्री पे देखना चाह रहे हैं, तो इसको जो है घंटे में कन्वर्ट कर देंगे। तो 6 या 18 यानी जो है 3 घंटा 2 मिनट हो गए। अब 3 घंटा 2 मिनट को घटा दीजिए। तो हमने यहाँ पे कहा कि 7:55 हो रहे थे, 7:55 हो रहे थे। तो 2 मिनट तो ये घटाने, तो 2 मिनट ये घटाएंगे तो जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा 53 मिनट, और 7 में से जो है 3 घटा देंगे तो 7 6 5, तो यहाँ पर जो है 4 बज के कितने हो जाएंगे 53 मिनट, तो यहाँ पर हो जाएंगे 4:53 मिनट। तो 4:53 तो जिनको जो है थोड़ा सा वो समझ है, वो दिक्कत हो रही है, वैसे जो है कल के लेक्चर में मैंने इसको जो है समझा है, लेकिन यहाँ पे जो है फिर एक बार के लिए रिवाइज, जिनको जो है दिक्कत आ रही थी वो कृपया जो है देख लीजिए, अपने क्लियर कर लीजिए अपने कंसेप्ट को, और अपनी जो है समस्या को दूर कर लीजिए। अब आज के टॉपिक में हम आते हैं, जो हमारे जो है टॉपिक है कि पृथ्वी की जो गतियां है उसको देख रहे हैं हम, कि पृथ्वी की जो कौन कौन सी गतियां हैं। तो 2 प्रकार की गतियां मैंने वो कही, और उनके नाम जो है कभी कभी अलग अलग जो है, जैसे पर्यायवाची शब्द टाइप होते हैं, इस प्रकार से जो है कभी कभी पूछ लेता है। तो हमें सभी का ध्यान रहना चाहिए कि किसको क्या कहा जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पृथ्वी की गति 2 प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। तो घूर्णन, घूर्णन मतलब जो अपनी जो है अक्ष पर जो है घूमना, घूर्णन कहलाते, अपने अक्ष पे घूम रही है, घूर्णन कहला रही है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में, सूर्य के चारों तरफ एक स्थिर कक्ष में, और वो कक्ष कैसा होगा, वो होगा बृहत, एक स्थिर कक्ष में घूम रही है और अपनी ही अक्ष पे घूम रही है, तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी घूर्णन। और घूर्णन गति को ही दैनिक गति कहते हैं, और घूर्णन गति को ही क्या कहेंगे, परिभ्रमण गति कहेंगे, ध्यान रखना आप लोग। और दूसरी जो है गति है यह है परिक्रमण। तो एक गति घूर्णन है, दूसरी परिक्रमण है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर जो है घूर्णन, सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्षा में, स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। अब जो ये अक्ष है कहा जा रहा है पृथ्वी की जो है अक्ष जहां पर वो घूम रही है, तो वो क्या है, एक काल्पनिक रेखा जो इसके कक्षा सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अब कहा जा रहा है कि ये मान के चलिए इसे पृथ्वी, हम इसको पृथ्वी मानते हैं, और पृथ्वी को जो है हमने कहा कि ये जो है अपने अक्ष पे कितनी झुकी हुई है। मान लीजिए इसको जो है हम 2 बराबर हिस्सों में बांटते हैं, तो यहाँ पे हम कह रहे कि एक झुकी हुई है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और इस प्रकार से फिर जो है यदि अब हम तो इसको ऐसा मान के चलते हैं कि पृथ्वी ऐसी है, यूं है, और हम क्या कह रहे हैं कि ये जो है यूं झुकी हुई है, तो झुकी हुई तो कितने पे झुकी है, 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। अब जब जो है हम इसको यहाँ पर भूमध्य रेखा ऐसे बनाएंगे, 23.5 डिग्री की जो है कर्क रेखा ऐसे बनाएंगे, मकर रेखा ऐसे बनाएंगे, तो अब इसके हिसाब से जो ये झुकी हुई है इसके हिसाब से ही बनानी पड़ेगी। तो इसके हिसाब से बनाएंगे तो ओ भी कैसी बनेगी, ओ भी जो है अब थोड़ा से यूं तिरछी बनेगी, ऐसे बनेगी, यूं बनेगी।
तो जो ये तिरछी बन रही है, तो जो ये भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री वाली, तो भूमध्य रेखा से जो है इस रेखा से और जो ये जिस पे जो है ये जो इसकी जो है किली है, जिस पे जो है ये जो काल्पनिक जो इसका अक्ष है, अक्ष मतलब जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाती है, यहां से और यहां तक की जो ये इसकी जो सतह है, कक्षा सतह है, ये 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ये 66.5 डिग्री का कोण बना रहा है, इतना ये बना रहा है 66.5 डिग्री का कोण, ये बन रहा है 66.5 डिग्री का कोण। और यदि कहा जाए कि पृथ्वी का झुकाव कितना है, तो 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पे कितनी झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और पृथ्वी जो है पृथ्वी के अक्ष का ये काल्पनिक जो रेखा जो इसके कक्षा सतह से, कक्षा सतह, अब कक्षा सतह इसके ऐसे हो जाएगा, तो कक्षा सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। यह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, अभी जो ये समतल कहा जा रहा है, जो ये कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, इसे कक्षा समतल कहते हैं। तो इसको जो है कहा जा रहा है कि इसको कक्षा समतल कहा जाता है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है। अब जब हम जो है इसको ऐसे जो है झुकी हुई देखेंगे, और कोई गोल वस्तु है और उसको झुका करके झुकी हुई जो है देखेंगे, मान के चले कि ये जो है कोई वस्तु है और ये यूं ना हो करके ये इसको थोड़ा यूं झुका देंगे, और लेकिन यूं यूं झुकेगी, ये तो यूं झुकेगी, तो यहाँ पर है कि ये कहा जा रहा है कि सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है। अब जिस वाले हिस्से में जो सूर्य की किरणें पड़ेगी वहां दिन होगा, और जिस तरफ के लिए नहीं पड़ेगी तो वहां पर क्या होगी, दूसरा भाग सूर्य से दूर होता है, वहां रात होती है। तो एक वाला भाग जो है जो गोल है, वो इधर से जो है सूर्य की किरणें पड़ रही है, यहाँ दिन होगा, पीछे के लिए रात होगी। ग्लोब पर यह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। अब इस प्रकार का जब वृत्त बनता है एक, कि जिस हिस्से पे जो है सूर्य की लाइट पड़ेगी वहां पर क्या होगा, वहां पे दिन होगा, और जिस पे जो है नहीं पड़ेगी वहां पे रात होगी। तो उस पूरे वृत्त को ध्यान रखना, उसे कहा जाता है प्रदीप्त वृत्त। अब प्रदीप्त वृत्त यदि कहा जाए कि वह ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे विषुवत वृत्त कहते हैं, उसे जो है भूमध्य वृत्त कहते हैं, या GMT ग्रीनविच मेडियन टाइम रेखा कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, या वो प्रदीप्त वृत्त इस प्रकार से। तो ये है प्रदीप्त वृत्त, यानी एक तरफ जो है लाइट होगी, दूसरी तरफ नहीं होगी। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। अब कहा जा रहा है कि ये पूरा, वैसे तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड कुछ जो है, लेकिन हम ऐसे मान के चलते कि जो है 24 घंटे, जैसे जो है 365 सही 1/4 दिन ना बोल करके 365 दिन बोल देते हैं। ऐसे जो है 365 दिन का एक साल होता है, और वैसे 1/4 दिन और होता है। यहाँ पृथ्वी की दैनिक गति है। अब कहा जाए पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटा लगाती है, ये दैनिक गति है। ये दैनिक गति मतलब इससे जो है दिन रात हो रहे हैं। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। अब ये जो है यहाँ पर थोड़ा सा उससे पहले यहाँ पर जो है दिखाए गए है कि जो ये प्रदीप्त वृत्त है, ये प्रदीप्त वृत्त यहाँ पे दिखाए गए। तो ये प्रदीप्त वृत्त जो है ये है जो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे जो झुकी हुई है 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और इसको जो है हमने क्या कर दिया, दो ध्रुवों में बांट दिया। यहाँ पर जो है उत्तर की तरफ उत्तरी ध्रुव, दक्षिण की तरफ दक्षिण ध्रुव, और यहाँ से एक जो है एक काल्पनिक है ये। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा कि जो रेखाएं ऐसी होनी चाहिए थी, सीधी होनी चाहिए थी, अब ये सीधी नहीं होकर के बल्कि कैसी हो गई है, यूं हो गई है ऐसे। तो ये जो है भूमध्य रेखा हो गई, और ये क्या हो गई है, कर्क रेखा हो गई, और ये मकर रेखा हो गई, और उसी प्रकार ये विषुवत वाली जो है रेखाएं होगी, ऐसी ये रेखाएं हो गई। तो जब ये झुकी हुई है, तो झुकी होने के कारण क्या है कि अब जो सूर्य का, यहाँ से सूर्य का वो लाइट, सनलाइट पड़ रही है, ये क्या पड़ रही है, आधा भाग पे पड़ रही है।
आधे हिस्से पे पड़ रही है, इतने हिस्से पे पड़ रही है और इतने हिस्से पे नहीं पड़ रही। लेकिन जो ये दक्षिण वाला ध्रुव वाला है, अब सूर्य की जो है ये ऐसी घूमती रहेगी, यूं ही घूमती रहेगी, लेकिन एक हिस्सा, ये उत्तर वाला हिस्सा तो इसके सामने आएगी, इसकी तरफ के लिए झुक रखा है, और इस हिस्से में जो है लाइट नहीं पड़ रही है। एक ऐसी स्थिति आएगी कुछ समय बाद जो है कि जब ये जो सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगा रही है, तो ये वाला उत्तर वाला हिस्सा जो है सूर्य की तरफ झुक जाएगा, और ये जो सॉरी दक्षिण वाला और उत्तर वाला हिस्सा जो है क्या हो जाएगा, जहां सूर्य की लाइट नहीं पड़ेगी। जो हम कल भी देख रहे थे कि 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है, 6 महीने तक यहाँ पे जो सूर्य की किरणें नहीं पड़ती है, इसलिए जो है ध्रुवों पे तो 6 महीने यहाँ पे दिन होते, 6 महीने यहाँ पे रात होती है। तो इसको जो है ये ही प्रदीप्त व्रत कहा जा रहा है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण। तो सूर्य के चारों तरफ जो गति होती है उसे कहा जा रहा है परिक्रमण। पृथ्वी एक वर्ष या 365/1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6-6 घंटों को उसमें नहीं जोड़ते हैं। अब 6-6 घंटों की बात की जा रही है, वैसे मैंने पहले ही लेक्चर में अपने पहले लेक्चर में बताया था, लेकिन फिर भी इसमें वो बता देते हैं कि 365 दिन तो हम सुविधा के लिए 365 दिन कह देते हैं, 365 दिन का साल है। अब जो 1/4 का मतलब एक दिन का चौथा हिस्सा, तो एक दिन का चौथा हिस्सा 6 घंटा हो गया, क्योंकि 24 घंटे तो पूरा दिन रात होते हैं, तो 6 घंटा, तो एक साल में 6 घंटा हो गया। दूसरे साल में क्या हो जाएगा, 6 घंटा हो जाएगा, फिर जो है 6 घंटा ऐसे बढ़ते जाएंगे, फिर जो है अगले बार भी फिर 6 घंटे बढ़ेंगे, तो ये हो गए 6 चौको 24, 4 साल में जो है एक दिन पूरा हो चुका है। तो 4 साल में पूरा एक दिन हो गए, तो फिर क्या हो जाएगा कि फरवरी जो है वैसे अमूमन 28 दिन की जाती है, लेकिन चौथे साल में ये कितने दिन की जाएगी, ये जाएगी 29 दिन की, तो ये एक दिन पूरा हो जाता है। तो हम लोग एक वर्ष 365 दिन के मानते, सुविधा के लिए 6 घंटों को इसमें नहीं जोड़ते हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि पृथ्वी के कक्षा समतल पर लंब, तो ये कक्षा समतल है, इस पे हमने क्या कर दिया है, एक लंब डाल दिया है, और यहाँ पर क्या कर दिया है कि जो हमारी ये जो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ये हमने ऐसा दिखा दिया। तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण वैसा तो इसने क्या होना था, वैसे तो इसने ऐसा बनना था, 90 डिग्री का कोण बनना था, लेकिन ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो इसमें से 23.5 डिग्री घट जाएंगे, क्योंकि इतना ये झुकी हुई है। ऐसे तो है नहीं, वैसे तो इसका जो है ऐसे में इसमें एक लंब पड़ना था, और ऐसे में इसका ये कोण निकालना था, 90 डिग्री का बनना था इसने, पूरे कोण ने इसमें इतना जो है बढ़ना था 90 डिग्री का, लेकिन ये 23.5 डिग्री जो है अब इतना ही है, इतना ही, तो ये जो है ये सॉरी 23.5 डिग्री इतना जो है हट गए, क्योंकि इतना झुक रखी है, तो अब ये 66.5 डिग्री के बन गए, जो पृथ्वी का कक्षा समतल है, इसे कक्षा समतल कहा जा रहा। और ये भी रेखाएं कैसे हो जाएगी, ये रेखा में जो है विषुवत रेखा, ये जो है सीधी ऐसे न होकर के यूं न होकर के यूं हो जाएगी, कर्क रेखा भी यूं हो जाएगी, मकर रेखा भी यूं हो जाएगी। पृथ्वी अक्ष का झुकाव तथा कक्षा समतल यहाँ पे दिखाया गया। और घूर्णन के कारण कहा जा रहा है कि घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन एवं रात होते हैं। अब पृथ्वी की गतियों में हम देखते हैं कि प्रत्येक वर्ष में क्या बताया जा रहा है, इसमें जो अभी मैंने इसमें बता भी दिया है कि प्रत्येक वर्ष में, प्रत्येक 4 वर्षों में, प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6-6 घंटों को मिलाकर के एक दिन 24 घंटे का बन जाता है, यानी एक साल में 6 घंटे, फिर 6 घंटे, फिर 6 घंटे, और चौथे साल के 6 घंटे, और एक दिन बन जाएगा, एक दिन बन जाएगा, यानी ये 24 घंटे बन जाएंगे, तो ये एक दिन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त दिन को, अब जो ये अतिरिक्त दिन एक दिन बचा बन गया, तो इसको कहाँ जोड़ेंगे, फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है, तो चौथे वर्ष होते हैं। और कैसे जो है इसके को गणना करेंगे, कैसे, तो जो है जो वर्ष है उसमें 4 से भाग देते थे, और जिसमें जो है 4 का पूरा पूरा भाग चले जाता है वो 29 दिन का आएगा, जिसमें नहीं जाएगा पूरा पूरा वो नहीं आएगा। ऐसा वर्ष जिसमें 365-66 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहते हैं। अब उसको जो है लीप वर्ष, ये भी आप लोग जानते हैं। पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो ये जो है जो अभी बताया था मैंने कि ये जो है दीर्घाकार वृत्त पे सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगे। सामान्यतः एक वर्ष को
गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतु में बांटा जाता है। अब जो एक वर्ष है इसको जो है सामान्यतः 4 ऋतुएं हैं, वैसे 6 ऋतुएं होती है, लेकिन सामान्य रूप से आप ध्यान रखना कि 4 ऋतुएं हैं। एक गर्मी की ऋतु है, एक सर्दी की ऋतु है। गर्मी की ऋतु है तो जब सूर्य जो है जिस भाग में सीधा चमक रहा होगा वहां पर ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो गर्मी की ऋतु होगी। जिस भाग में जो है सीधा नहीं चमक रहा होगा वहां पे जो है सर्दी हो जाएगी। और उसी के हिसाब से फिर जो है इनके जो है बीच बीच में बसंत, शरद ऋतु अभी हम इसमें देखेंगे। ऋतु में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। अभी जो है ऋतु में परिवर्तन हो रहा है ये सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी घूमती है उसके कारण हो रहा है। अपने ही किल्ली पे घूम रही है तो उसके कारण क्या हो रहा है कि दिन और रात हो रहे हैं। और अपने जो है जब सूर्य के चारों तरफ घूम रही है तो ऋतु में परिवर्तन हो रहा है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। अब ये हमें पता है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य की तरफ झुका रहते हैं और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है। इसके कारण उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, गर्मी होगी। उससे पहले थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं यहाँ पर जो है क्या समझाया जा रहा है। क्या आप जानते प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन यानी घूमती है। तो इससे पहले जो है कहा जा रहा है कि प्राचीन जो हमारे खगोल शास्त्री आर्यभट्ट है इन्होंने ये बता दिया था कि पृथ्वी कैसे गोल है और अपने जो है ये अक्ष पर घूमती है। अब यहाँ पर जो है पृथ्वी की परिक्रमण एवं ऋतु जो सूर्य के चारों तरफ घूमने की इसकी जो है स्थिति है इसको बताया गया और ऋतु बताई गई यहाँ पर। तो यहां पर तो है बीच में सूर्य दिखाए गए हैं और ये पृथ्वी की 4 अवस्थाएं दिखाई गई है। एक अवस्था दिखाई गई 21 मार्च की, एक दिखाई गई है 21 सितंबर की और एक दिखाई गई है 21 जून की और एक दिखाई गई है 22 दिसंबर की। अब जो चार अवस्थाएं हैं पहले हम जो है यहीं से जो है 21 जून से शुरू करते हैं। उत्तरी गोलार्ध के बारे में हम देखते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में कहा जा रहा है ग्रीष्म ऋतु और हम देख रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध में जो है सूर्य कैसा चमक रहा है। सूर्य जो है चमक रहा है, इसकी किरणें पड़ रही, इसमें सीधी पड़ रही और हमें पता है कि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें किस पे सीधी पड़ती है, कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। तो जब उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी तो कर्क रेखा में यानी यहाँ पर स्पष्ट है कि हम उत्तरी गोलार्ध के में ग्रीष्म ऋतु होगी। तो उत्तरी गोलार्ध में उस समय ग्रीष्म ऋतु होगी। ये 0 डिग्री है, भूमध्य रेखा है। ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिणी और 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री उत्तर। तो यानी उत्तरी गोलार्ध और ये है दक्षिणी गोलार्ध, ये 0 डिग्री है। और हमने देखा था कि सूर्य जो है इनके ही बीच में, इन्हीं के बीच में ही वर्ष में किसी न किसी जो है अक्षांश पे किसी न किसी दिन जो है सीधा चमकता है, यानी उच्चतम बिंदु पे रहता है। तो यहां से और यहीं तक चमकता है, तो सीधा चमकता है। अन्य जो है जगह सूर्य किरण कैसी पड़ती है, तिरछी पड़ती है।
तो जब सूर्य जो है यहाँ पर सीधा चमक रहा है, ये वाले हिस्से में यहाँ पर सीधा इधर जो है सीधा चमक रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, गर्मी पड़ेगी। तो जून में यहाँ पर जो है गर्मी पड़ेगी। और ये क्या हो जाएगा कि 21 जून की बात की जा रही है, तो इसे कहा जाता है उत्तरी अयनांत। और यहाँ पर जो है सबसे बड़ा दिन होगा उत्तरी गोलार्ध में, यानी दिन की लंबाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और दिन की लंबाई बहुत बढ़ गई, रात बहुत छोटी है, सूर्य की जो है हमें ऊष्मा बहुत ज्यादा मिल रही है, प्रकाश बहुत ज्यादा मिल रहा है, ऊष्मा बहुत ज्यादा मिल रही है। तो धरती बहुत ज्यादा गर्म होगी, तो बहुत ज्यादा जो है तपेगी, तो बहुत ज्यादा गर्मी भी पड़ेगी। तो और दिन यहाँ पर जो है सब ज्यादा, तो इसका मतलब यहाँ पे रात सबसे छोटी होगी। वहीं इसी का उल्टा दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा कि यहाँ दिन सबसे लंबा है, दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगी सबसे बड़ी, सबसे जो है लंबी रात। और दिन क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। यहाँ पर जो है दिन सबसे लंबा, दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे छोटा। और दक्षिणी यहाँ पे जो है सबसे छोटी रात, और दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबी रात। और दक्षिण गोलार्ध में उस समय होगी शीत ऋतु। दक्षिणी, अब देखो यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में तो सीधा नहीं चमक रहा है, तो यहाँ पे जो है सूर्य किरणें तिरछी पड़ेगी, यहाँ तो तिरछी पड़ेगी, तो यहाँ तिरछी पड़ेगी, तो यहाँ हो जाएगी शीत ऋतु। अब इस प्रकार से जो यहाँ से हम जो है जब चलेंगे दिसंबर से, तो यहाँ पे जो है यहीं से चलते, तो जब सूर्य ऐसा जो है चक्कर लगा रहा है चारों तरफ, तो पृथ्वी जो है सूर्य यूं घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है। तो जब ऐसा घूमते हुए जब सूर्य ऐसे आएगा, तो यूं आकर के जो है सूर्य जो है पृथ्वी, तो पृथ्वी की जो स्थिति होगी, वो पृथ्वी की स्थिति कैसे होगी, पृथ्वी की स्थिति हो जाएगी यूं, यानी अब यूं नहीं होगी, अब यहाँ पे दिखा गए, लेकिन पृथ्वी हो जाएगी यूं। अब पृथ्वी यूं होने का मतलब है कि पृथ्वी ए वाला हिस्सा, जो ए भूमध्य रेखा वाला हिस्सा, भूमध्य रेखा वाला हिस्सा इसके सामने जो है आ जाएगा। तो भूमध्य रेखा वाले हिस्से पे चमकेगा सूर्य सीधे। यानी अब क्या होगा कि न यहाँ पर जो है ज्यादा गर्मी है और न यहाँ पे ज्यादा सर्दी है, क्योंकि अब जो है उत्तरी गोलार्ध में चमक रहा था, लेकिन अब सूर्य की स्थिति क्या होगी, यहाँ उत्तर से जो है भूमध्य रेखा की तरफ हो गई है, और अब भूमध्य रेखा पे चमक रहा, तो उत्तरी गोलार्ध में भी जो है न गर्मी है न सर्दी है। इसी प्रकार यहाँ से दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे तो न सर्दी है न गर्मी है। उस समय जो है सबसे ज्यादा कहाँ चमक रहा है, भूमध्य रेखा पे चमक रहा है। और 21 सितंबर को जो है यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में इसे कहा जाता है विश्वा, इसे जो है यहाँ पर हो जाएगा बसंत ऋतु। इस समय यहाँ पे हो जाएगी बसंत ऋतु। उसके बाद जो है दिसंबर में हम देखते हैं, तो दिसंबर में उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु आ जाएगी। क्यों शीत ऋतु आ जाएगी कि अब सूर्य यहाँ सीधा यहाँ चमक रहा है, दक्षिणी ऐसे 23.5 डिग्री दक्षिण में चमक रहा है, मकर रेखा में चमक रहा है। जब मकर रेखा पे सीधे चमकेगा, तो मकर रेखा वाले में सीधे चमकेगा, तो उत्तर वाले यहाँ हिस्से में अब कैसी पड़े किरणें, अब पड़े यहाँ तिरछी किरणें। तो तिरछी किरणें पड़ रही, तो यहाँ जो है सूर्य का प्रकाश जो है बहुत, सूर्य के जो है उसमें बहुत कम मिल पा रही है, तो बहुत कम मिल पा रही, इससे कहा जाता दक्षिणी अयनांत। और जब दक्षिण में सीधे चमक रहा है, और ये हो जाएगी 22 दिसंबर की जो है डेट। और 22 दिसंबर में क्या हो जाएगा कि यहाँ तिरछी पड़ रही है, यहाँ जो है जल्दी दिन के अवधि बहुत कम हो चुकी है उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में जो सीधा चमक रहा है, तो यहाँ पे दिन की अवधि बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उत्तरी गोलार्ध में कम हो चुकी है। यहाँ पे जो है रात जो है दक्षिणी गोलार्ध में छोटी हो चुकी, उत्तरी गोलार्ध में रात लंबी लंबी हो चुकी है। अब जब बहुत समय तक रात रह रही है, सूर्य किरणें नहीं पड़ रही है, तो जो है धरती भी ठंडी हो गई है, और यहाँ पे ठंडा हो गई होगा, तो यहाँ पर जो है शीत ऋतु हो गई है। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो गया, ग्रीष्म ऋतु हो गई। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो यहाँ शीत ऋतु में कोई त्योहार हो रहा होगा, वो दक्षिणी गोलार्ध में कब हो रहा होगा, ग्रीष्म ऋतु में हो रहा होगा। और इसी प्रकार से जो है यहाँ से चलते चलते 21 मार्च, और 21 मार्च को फिर जो है क्या स्थिति बन गई पृथ्वी की स्थिति ऐसी बन गई है। पृथ्वी की स्थिति ऐसी बन गई मतलब कि जो भूमध्य रेखा है, अब सूर्य जो है फिर से ये जो भूमध्य रेखा है इस पे जो है सीधा चमक रहा है सूर्य। अब यहाँ से जो है क्या होने लगा है, सूर्य जो है उत्तर की तरफ मूव करने लगा है, और यहाँ जो है उत्तर की तरफ मूव करते करते कहाँ पे
विषुवत रेखा पे जो है, विषुवत वृत्त पे यानी भूमध्य रेखा पे सूर्य सीधा चमक रहा है। और अब भी जो न ज्यादा सर्दी होगी न गर्मी होगी, इसे जो है विषुवा कहते हैं। और इससे जो है 21 सितंबर को 23 सितंबर 21 है, 21 मार्च है, 22 दिसंबर है और 21 जून है। लेकिन यहाँ पर 23 सितंबर देखते हैं अभी इसको, 23 सितंबर है ये डेट, इसमें साफ थोड़ा सा नहीं आ रहा है। ये जो है 23 सितंबर की डेट है, ये 23 सितंबर आप लोग ध्यान रखना, 23 सितंबर। और 23 सितंबर को क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में न जो है ज्यादा गर्मी होगी न सर्दी होगी। उसी प्रकार से सूर्य किरणें सीधे जो है भूमध्य रेखा पड़ेगी। उसी प्रकार से 21 मार्च को भी जो है ना सर्दी होगी न गर्मी होगी, सूर्य किरणें सीधे जो है भूमध्य रेखा पड़ेगा। ये स्थिति होगी विषुवा की स्थिति होगी। उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होगी। और इस प्रकार से जो है ये वर्ष की एक जो है प्रक्रिया वो चलती रहती है। तो जैसे हम जो है दिसंबर में देख रहे हैं, तो दिसंबर में जो है क्या होगा, 22 दिसंबर को सबसे लंबी जो है रात होगी और सबसे छोटा दिन होगा। और दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म शीत ऋतु होगी, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी। दक्षिणी गोलार्ध में उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे जैसे सबसे जो है लंबी रात, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी। जबकि उत्तरी गोलार्ध में क्या हो रही, रात सबसे लंबी हो जा रही है। पृथ्वी की गतियां में ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है। अब ये हमने देख लिया कि ध्रुवों के तरफ जो है ऊष्मा कम प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरण तिरछी पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। उत्तर वाला भाग जो है सूर्य की तरफ झुका होगा, तो लगभग वहां पर क्या कहा जा रहा है कि लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। अब जो है कहीं पे 6 महीने को, कहीं पे 4 महीने का होगा। सबसे जो है लास्ट में उत्तर में 6 महीने का होगा। उसके जो है जैसे जैसे 1-1 डिग्री नीचे नीचे की तरफ आते जाओगे दक्षिण की तरफ, वैसे वैसे जो है कहीं जो है 5 महीने को, कहीं जो है 4 महीने को, कहीं 3.5 महीने का। तो उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तर भाग में गर्मी का मौसम होता है। जब यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की जो है उस समय, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य चमक रहा है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी प्राप्त होगी। 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। जब जो है सूर्य क्या हो जाएगा, दक्षिणायन हो जाएगा, तो मकर रेखा पर लंबवत पड़ेगी। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें, दिन वहां पे लंबे हो जाएंगे, रातें छोटी हो जाएगी। ग्रीष्म ऋतु, क्योंकि गर्मी आ जाएगी वहां पे, सूर्य ज्यादा टाइम तक चमक रहा है। इसके ठीक विपरीत उत्तरी गोलार्ध में होता है। और उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगी इस समय, वहां पे ग्रीष्म ऋतु है, यहाँ पे शीत ऋतु हो जाएगी। पृथ्वी की इस अवस्था, जब जो है दक्षिण में चमक रहा है सूर्य, मकर रेखा पे सीधा चमक रहा है, तो इस अवस्था को कहेंगे दक्षिण अयनांत। दक्षिणायन कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? तो जो ये ईसाइयों का त्योहार है, तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ पड़ गए हैं, मकर रेखा पे पड़ गए हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर उस समय गर्मी की ऋतु होती है, जब जो है जाड़े में यहाँ पर क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है 25 दिसंबर को। तो उस समय दक्षिण में क्या होती है, जो है दक्षिणी गोलार्ध में उस समय वहां पे गर्मी रहती है। वहां पर जो है पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया में जो है क्रिसमस का त्योहार जो है मनाया जाता है दिसंबर में, गर्मी ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में, वसंत ऋतु में या शरद ऋतु में। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना कि ग्रीष्म ऋतु में, जबकि हमें ध्यान रखेगा तो जो है 25 दिसंबर को होता है, उस समय सर्दी की ऋतु रहती है, तो हम शीत ऋतु कर देंगे। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। हमने देखा कि कोई भी ध्रुव जो है सूर्य की तरफ नहीं झुका होता है, जबकि उसमें चित्र में जो है ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई वृत्त जो है ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ है, लेकिन वैसा नहीं होता है। पृथ्वी सीधे जो है सूर्य की तरफ जो है यूं होती है।
ध्रुव नहीं आएगा उसमें। तो इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन उस समय ऐसी स्थिति बनेगी कि जब जो है सीधे चमकेगा विषुवत पे, तो उस समय रात और दिन की स्थिति बराबर बन जाएगी और इसे कहा जाता है विश्व। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु। 23 सितंबर को, सितंबर के महीने में उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगी, बसंत, उसको उल्टा। और 21 मार्च को इसके विपरीत, अब इसके विपरीत क्या हो जाएगा कि उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगी 21 मार्च को बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगी, शरद ऋतु। तो उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतु में परिवर्तन होता है। तो इसके कारण कहा जा रहा है कि घूर्णन के कारण जो है दिन और रात और ऋतु में परिवर्तन इसमें आता है। तो ये जो है टॉपिक यहीं पे समाप्त हो जा रहा है। इसमें जो है इतना जितना भी इसमें था महत्वपूर्ण वो हमने इसमें देख लिया है। और इस प्रकार से जो है आप लोग इसको जो है अच्छे से वो देखिए और अपनी तैयारी को जारी रखें। थैंक यू।